हेलो एवरीवन, मैं आकाश एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये चैनल जो आपको है वो एकेडमिक क्लासेस के लिए, जैसे 9th 10th 12th जो कि आप तैयारी कर रहे हैं। अब हमने क्या स्टार्ट किया है इस चैनल पर आपके लिए, लक्ष्य बैच। और अगर बात करो 12th क्लास के बच्चों के लिए, वो फिजिक्स स्पेशल बैच। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आप एग्जाम देने जाओगे, उसकी बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ क्लासेस अभी पेंडिंग्स हैं, जैसे इंग्लिश की, अगर हो सके साइंस की, तो वो अभी क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट होंगी। एक्चुअल में हमारे पास ये बोल सकते हैं कि कुछ टीचर्स हैं जो अभी आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आपके सामने बढ़िया से बढ़िया टीचर आपके सामने लेकर आए, जिससे कि आप अच्छे से उनको समझ सकें और वो आपको अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है। तो आज की जो क्लास होने जा रही है, मैं आपको बता दूं, वो है मैथ की क्लास। और ये जो है रियल नंबर टॉपिक की क्लास है। ठीक है। रियल नंबर हमने अभी तक आपको पूरा क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, दो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा चुके हैं। उसके साथ अगर मैं आपको बताऊं कि आज की जो क्लास होने जा रही है वो लास्ट क्लास होगी। ठीक है। लास्ट क्लास होगी जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, भाई, एमसीक्यूज। क्या करने जाएंगे इसमें? एमसीक्यूज। इसमें क्या है कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा, चार ऑप्शन दे रखे होंगे। अब आपका काम क्या होगा, जब भी मैं क्वेश्चन को लेकर आऊंगा तो आप वीडियो को रोक देंगे और रोक कर खुद सॉल्व करेंगे उसे, और सॉल्व करने के बाद आप वीडियो प्ले करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है। तो इससे क्या है कि आपकी खुद भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और उस क्वेश्चन के साथ साथ जब भी मैं आपको आंसर बताऊंगा तो उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा, तो वो आपको नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसके साथ एक चीज और जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही है, हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिसमें आप जुड़ सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको हमारी जो इस क्लास की पीडीएफ है वो मिल जाती है। ठीक है। क्लास नोट्स भी मिल जाते हैं, और उसके साथ साथ जो वीडियो के लिंक्स हैं, अपडेट्स हैं, वो सारी चीज आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, और बात करो आपका व्हाट्सएप चैनल। जो व्हाट्सएप चैनल है आपका, वो भी आपका, इन सभी का लिंक जो है वो कहाँ पर दिया है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर जाकर आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम आपके लिए क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पीडीएफ वगैरह भी डालते हैं, वीडियो के अपडेट भी आते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर किस बात की देरी है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज की जो क्लास होने जा रही है वो क्या है? रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्याएं। क्या है? मैं इधर लिख देता हूँ, वास्तविक संख्याएं। ठीक है। ये आपकी चैप्टर फर्स्ट है। और आज का जो चैप्टर फर्स्ट है वो क्या है, इस क्लास में वो खत्म होने जा रहा है, मतलब लास्ट क्लास ऑफ रियल नंबर्स। मतलब आज की जो क्लास है वो पूरा रियल नंबर आपका खत्म कर देगी, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए हैं, फिर 1.1 एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज भी लगा ली है, 1.2 एक्सरसाइज भी लगा ली है। अब आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्या है? एमसीक्यूज। ठीक है। तो आज की क्लास में ये पूरा कंप्लीट होने जा रहा है। तो चलिए चलते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन, आपकी वीडियो पॉज करनी है, आपको खुद सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आपको प्ले करनी है वीडियो। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने पहला, कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है ये आपको बताना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो देखिए, पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपरिमेय, अपरिमेय जो संख्या है वो कौन सी होती है और क्या होती है, देखिए समझिए। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको p बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। p बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, p बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। या फिर हम इस तरीके से कह सकते हैं, जिसे रूट पी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे रूट पी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो p है वो अभाज्य संख्या होती है। अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जाम्पल की, उदाहरण की बात करूं, तो वो क्या होगा? जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 6, ये सारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट सेवन भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब आपसे क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब इरेशनल नंबर नहीं है। तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए,
देखिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, बट ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अपरिमेय और परिमेय संख्या जो मिलकर हमेशा क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं अपरिमेय संख्या। मैं ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट है वो इधर लिख देता हूं मैं, ये सारी चीजें इधर लिख देता हूं। आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 डाल लीजिए इसे, और इधर नोट करिए पहला क्या है कि अपरिमेय अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या ये दोनों अगर प्लस में आती हैं तो वो क्या बनती हैं, अपरिमेय संख्या। क्या बनती हैं, अपरिमेय संख्या। दूसरा अगर मैं बात करूं कि कोई भी दो अपरिमेय संख्या या फिर मैं बात करूं मल्टीप्लाई होती हैं, मैं इधर इधर लिख देता हूं कि अपरिमेय संख्या, ठीक है, अगर आपस में गुणा होती हैं और परिमेय संख्या आपस में गुणा होती हैं तो वो क्या निकल कर आती हैं, अपरिमेय संख्या। ये चीज आपको याद होनी चाहिए भाई, ठीक है, ये चीज क्या है, आपको याद होनी चाहिए। ये मैं सबको एग्जाम्पल के तौर पे भी बता दूंगा। अगर डिवाइड होती हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है, और डिवाइड में होती हैं परिमेय संख्या, तो ये भी क्या आएगा हमेशा भाई, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। और फोर्थ, अगर माइनस भी होती है तो फोर्थ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इधर ही माइनस कर देता हूँ। अब एग्जांपल आप समझिए मैंने किस तरीके से, देखिए टाइम भले ही लगेगा पहले क्वेश्चन में, बट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ। देखिए अपरिमेय संख्या, कोई भी एक अपरिमेय संख्या ले ली, मैंने ले ली √2, ठीक है। अब परिमेय संख्या आपको तो अब परिमेय संख्या क्या चीज होती है, जो पीवटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। तो पीवटे क्यू के रूप में अगर मैं बात करूँ कि दो क्या है, दो एक परिमेय संख्या है, अगर मैं दो को भी लिखता हूँ तो मेरे पे देखिए इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 प्लस -2। तो ये पूरा क्या है मेरे पे, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या है, मैं एक ले लेता हूँ √3 और मल्टीप्लाई इधर क्या परिमेय संख्या, इधर मैं मान लेता हूँ आपका 7, ठीक है। 7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर मैं 7√3 की बात करता हूँ, ये क्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और अगर मैं डिवाइड की बात करता हूँ √2 अपॉन अगर ऐसा करके 3 लिखा हुआ है, तो भाई ये भी क्या है, अपरिमेय, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर मल्टीप्लाई हो प्लस माइनस हो या डिवाइड हो तो हमेशा वो क्या आने वाला है, अपरिमेय संख्या आने वाला है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाइए भाई वापस। तो देखिए ये तो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि हमसे पूछा क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। इसकी बात करूं तो ये भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। देखिए इसकी बात करूं तो ये भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब मैं इसकी बात करता हूँ जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसको आप देख रहे होंगे तो ये क्या चीज है, अगर मैं आपको, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, क्या होता है भाई हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। सेम मैं इस चीज को लेकर आऊंगा, जब मैं इस चीज को लेकर आऊंगा तो अगर ये क्या है, 3 प्लस √7 इंटू 3 माइनस √7, तो मेरे पास भाई क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 का इसमें करूंगा तो कितना आ जाएगा 9, और इसका इसमें करूंगा तो कितना आ जाएगा -7। तो ये क्या आ गया 2, ये क्या आ गया भाई 2। और 2 क्या है हमारे पास, 2 क्या होता है भाई, ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और जब ये एक परिमेय संख्या है, मतलब क्या है, जब ये एक परिमेय संख्या है तो हमारे पास अपरिमेय संख्या नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है, ये। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ये आप सारे नोट कर लेना। उसके बाद आता है एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग बराबर किसके होगा, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, बताइए भाई क्या होगा। तो याद रखिए, एक अपरिमेय संख्या और प्लस अपरिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या हमेशा मिलकर क्या आता है भाई, अपरिमेय संख्या, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये भी हमेशा क्या आएगा भाई, ये भी क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है भाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वो बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इस वाले क्वेश्चन को आप करिए।
कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या है, मतलब गुणनफल है। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। अगर मैं दो अपरिमेय संख्या लेता हूं भाई, मैंने ले लिया √2, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, और मैंने एक और ले लिया √3। तो देखिए ये मेरे पर क्या आ गया भाई, ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा √6। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। दूसरा दूसरा अगर मैं लेता हूँ √2 × √2, देखिए भाई, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है, और जब मैं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कर रहा हूँ, प्रोडक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पर क्या निकल के आएगा। तो देखिए, जब दो सेम अपरिमेय संख्या रूट में होती हैं, मतलब जो रूट में दो डिजिट ऐसे इस तरीके से होती हैं, तो हमेशा वो क्या आ जाता है, 2। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, 2, और इधर क्या आ गया मेरे पे, √6। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि दो अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है, कह सकता हूँ। मतलब वो क्या आ सकता है, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो अगर आप इनको देखो कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो क्या होगा भाई, वो क्या होगा, इसमें से देखिए ये हो नहीं सकता ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि इसमें अपरिमेय ओनली बोल दिया। अब हमारे पास क्या आ रहा है भाई, देखिए परिमेय भी आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। बट इनमें से कोई ऑप्शन हम लोग नहीं चुन सकते, हमारे लिए सबसे बेटर ऑप्शन है वो क्या रहेगा, शायद तर्क संगत या तर्कहीन है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि तर्क संगत नहीं पूछा है एक्चुअल में, इनको और अच्छे से इनको और अच्छे से बताना चाहिए था कि इसमें कि क्या चीज एक्चुअल में पूछना चाह रहा है। क्योंकि हमने जब भी दो अपरिमेय संख्याओं का प्रोडक्ट किया है तो वो एक अपरिमेय भी दे रहा है और परिमेय भी दे रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी। तो नेक्स्ट है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 बचाती है। तो देखिए भाई, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमको इन चार ऑप्शनों में से वो सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो कि इनको डिवाइड करे और डिवाइड करने के बाद शेषफल 5 और 8 बचाए। ठीक है, तो देखिए आप इधर एक चीज समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि 70 में मैं इसमें से कौन सी संख्या से डिवाइड करूं जो कि सबसे बड़ी होनी चाहिए। इसमें देखिए क्या पूछा है, सबसे बड़ी। तो इनमें से सबसे बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो 70 को मैं 70 से डिवाइड देता हूँ, शेषफल 5 बचाती है। तो आप बोलोगे तो सबसे बड़ी तो 65 लग रही है, 65 को अगर मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो शेषफल 5 आ रहा है, ये तो बात सही है। बट अगर इसका डिवाइड इसमें दूंगा, 125 में दूंगा, तो 65 दूनी कितने होते हैं, 130, जबकि ये तो कम है, तो ये तो होने से रहा, तो पहला ऑप्शन तो मैं भाई काट दूंगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। अगर मैं 15 की बात करता हूँ तो 15 होगा नहीं, क्योंकि ये 15 75 हो जाएंगे, ये तो होने से रहा, ये भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हम आगे, इनको देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपका क्या इसमें रहने वाला है, सॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से रहने वाला है वो आप देखिए। मैं 70 को इस 5 से माइनस कर दूंगा, मैं चाहता हूं कि शेषफल बचे ही नहीं। मैं ऐसा ऑप्शन इनमें से लूंगा कि शेषफल बचे ही नहीं, मैं पहले ही माइनस कर देता हूँ। इन्होंने क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या जो 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 बचाती है, तो मैं 70 में से 5 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पे क्या आ जाएगा भाई, 65 आ जाएगा। ठीक है, और 125 में से मैं किसको माइनस कर दूंगा, 8 को, तो मेरे पे कितना आ जाएगा भाई, 117। कितना आ गया, 117। अब 117 को मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे बड़ी पूछा है, सबसे बड़ी पूछा है, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि उन्होंने क्या पूछा है एक्चुअल में, HCF। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये चीज पूछी है इन्होंने। ठीक है, क्या चीज पूछा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मासाबा पूछा उसका। तो 165 और 117 का अगर मैं HCF लूंगा तो मेरे पे भाई क्या आ जाएगा बताओ। मैं इधर ले लेता हूँ 65 और 117, तो इसको देखिए तोड़ते हैं, ये जाएगा 5 से, तो 5 से कितनी बार जाएगा ये, 1, और आपका इधर एक 3, 13। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ, ये कितनी बार जाएगा, 2 इधर हो जाएगा तो 27, 3 से चला जाएगा तो ये 3 बार, और 3 से जाएगा, ये कितनी बार जाएगा भाई, 3, और आपका 9, 27। ठीक है, अब ये 3 से चला जाएगा, ये क्या है
3 से चला जाएगा, मैं इनके क्या फैक्टर कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 इन 3 से कितनी बार जाएगा जी, 13 बार चला जाएगा। 3 से कितनी बार चला गया भाई, 13 बार चला गया। तो आप देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि भाई HCF कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं। तो HCF क्या होता है कि दोनों के जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुए हैं उनकी दोनों में कॉमन क्या चीज है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई बताइए, तो दोनों में कॉमन आ रहा है कितना, 13। तो 13 तो कॉमन आ रहा है, और उस 13 की सबसे मिनिमम पावर क्या होगी, तो देखिए इधर भी 13 की 1 पावर है और इधर भी 13 की 1 पावर है। मतलब हमें HCF निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों में सबसे कॉमन चीज देखते हैं, वो जो कि 13 आ रहा है हमारा, और उसकी सबसे मिनिमम पावर, तो मिनिमम पावर कितनी है इसकी 1। तो भाई इसका जो HCF है वो मेरे पास क्या आ गया भाई 13, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगर मैं HCF की बात करूंगा तो वो क्या आ जाएगा मेरा 13। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपने क्या लगाया ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जो 1 से 5 तक सभी संख्याओं से विभाजित हो, तो वह संख्या क्या होगी। मतलब सबसे छोटी पूछा है, देखिए उसमें सबसे बड़ी पूछा था, इसमें सबसे छोटी पूछा है। तो 1 से 5 तक सभी संख्याओं से विभाजित हो, तो मेरे को ऐसी संख्या चाहिए। तो आप बताइए मेरे को, ये आपको पता है किसमें एक्चुअल में क्या HCF की डेफिनेशन है। मतलब मेरे को क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या चाहिए जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो। तो सबसे छोटी संख्या में कैसे निकालूंगा भाई, सबसे छोटी संख्या में कैसे निकालूंगा बताओ भाई। तो अगर मैं 1 2 3 4 5, अगर मैं इन सबका अगर मैं इन सबका क्या ले लूंगा, एच LCM, क्या ले लूंगा LCM। तो अगर मैंने इनका LCM लिया तो मेरे पे क्या आएगा भाई बताओ। अगर मैंने इनका LCM लिया और जो चीज मेरे पे आएगी वो क्या है कि दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, दी गई संख्याओं से, ये मतलब जो संख्या दी गई है इनसे प्रॉपर डिवाइड हो जाएगी। तो हम तो देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे तो निकालते हैं, ठीक है। 2 से करते हैं पहले, तो इधर तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 3 और ये 2 और ये 5। फिर एक बार 2 से करेंगे तो ये 1 1 3 1 5। इधर 3 से करते हैं 1 1 1 और 5, ठीक है, लास्ट और ये 5। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका LCM जो है वो क्या आ गया, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ जाएगा भाई 60। अब मतलब 60 एक ऐसी संख्या है, 60 सबसे छोटी संख्या है जो 1 2 3 4 5 इन सबसे डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए इसको आप कर नहीं सकते हो, इसको आप कर नहीं सकते हो, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें हमसे सबसे छोटी संख्या पूछा था, सबसे छोटी मतलब LCM पूछा था, और LCM जब हमने इनका निकाला 1 से 5 तक का LCM निकाला वो कितना आ गया 60, और 60 एक ऐसी संख्या है जो इन सब से डिवाइड हो जाएगी, सबसे छोटी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, क्या इसका आंसर होने वाला है, इसका आंसर बताइए। चलिए वो वीडियो पॉज कर लीजिए। तो देखिए चलिए आई होप आपने कर लिया होगा, इसको समझिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्न रूप का होता है। तो देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में ये बताया था कि सम पूर्णांक क्या है, पूर्णांक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ये सारी चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ कि पूर्णांक, जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अब इंटीजर क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर और दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर जो होता है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर आपका -2 -1 ये यहाँ तक चलता है, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव इंटीजर की बात करूंगा तो पॉजिटिव इंटीजर आपका क्या होता है, जो कि प्लस इनफाइनाइट से जितनी भी पहले की संख्या होती है 1 2 3, ठीक है, 3 और आपका ये 3 4, ये सारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब आपको पूर्णांक पता चल गए, इंटीजर पता चल गए क्या है। अब इसमें क्या बोला है कि m जो है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक
अब मेरे को मतलब m की जो वैल्यू अगर मैं कुछ भी रखूं और मेरे पे अगर सम पूर्णांक आता है, सम पूर्णांक, तो कैसे आएगा? अगर मैं m की वैल्यू भाई अगर मैंने एक मान ली और मैंने ऑप्शन नंबर 1 में रखा, ऑप्शन नंबर 1 में रखा, तो कितना हो जाएगा? इधर कितना हो जाएगा भाई? 2, 2 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो मेरे पे ये क्या आ गया? एक सम पूर्णांक आ गया। क्या आ गया? एक सम पूर्णांक आ गया। और अगर मैंने इधर रखी तो भाई इधर भी कितना आ जाएगा? 2। बट अगर इधर रखी तो इधर कितना आ जाएगा? अगर मैं पूर्णांक मान रहा हूँ m को, तो पूर्णांक क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, ये सारे क्या पूर्णांक। अगर मैंने m की वैल्यू इधर रख रख कर देखता जाऊं और मेरे पे एक ऐसा ऑप्शन मिल जाता है कि मैं इनकी वैल्यू कुछ भी रखूं, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी रखता जाऊं और मेरे पे अगर ये आता है, ये मतलब क्या कि सम पूर्णांक आता है। सम पूर्णांक कौन से होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, सो ऑन, इस तरीके से। अगर मैं m की वैल्यू इन ऑप्शनों में से किसी एक में अगर मैं रखता हूँ कुछ भी वैल्यू, अगर मेरे पे सम पूर्णांक आते हैं तो वो ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा भाई? वही आंसर हो जाएगा। तो मैंने पहला 1 रखा, तो 1 रखने पर ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, इधर 1 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन तो है ही नहीं। तब जब इधर 3 आ गया तो ये वाला ऑप्शन तो हमारी लिस्ट में से हट गया भाई, ये लिस्ट में से हट गया, बचे 2 ऑप्शन। अब इन 2 में से मैं क्या करूंगा? इस 2 को रख के देखूंगा, और जब मैंने 2 रखा इस पहले वाले ऑप्शन में, तो भाई ये क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, क्योंकि m प्लस 1 है, m प्लस 1 है। अगर मैं इधर 2 रखता हूँ तो 2 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 हमारा क्या है? कि विषम पूर्णांक है। क्या है भाई? विषम पूर्णांक। और हमको चाहिए क्या? हमको सम पूर्णांक चाहिए। तो हमारा अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूंगा तो बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी मतलब क्या है कि 2m। अब 2m है, अब मैं m की वैल्यू अगर कुछ भी रखता हूँ इसमें से, तो हमारे पास ऑलवेज क्या आएगा? एक ऑलवेज क्या आएगा भाई? सम पूर्णांक संख्या। हमारे पास क्या आएगी? ऑलवेज सम पूर्णांक संख्या। और ये चीज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट डाल के लिख लेनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल के लिख लेनी है कि जो 2m है वो हमेशा m की वैल्यू अगर आप पूर्णांक रखते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? एक सम पूर्णांक। अब देखिए आप, 2 इंटू 1 रखता हूँ तो हमारे पास 2 आता है, 2 इंटू m की जगह अगर मैं 2 रखूंगा तो हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, 2 इंटू अगर मैं 3 रखता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा। 2 इंटू अगर मैं 4 रखता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 2m, m की जगह आप कुछ भी रख लो, मान के चलिए आपने रख दिया 999 इंटू 2। अब मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ तो ये हमारे पे क्या होता है? 1000 वो हो जाएगा और 1998 वो हो जाएगा। तो 1000 मतलब 1998, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए आपने ये क्या आ गई? सम आ गई, और ये एक्चुअल में क्या है? एक पूर्णांक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2m। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डाल के इसको नोट कर लीजिए। अब बात आती है हमारी क्या कि 96 का अभाज्य गुणनखंड है, तो इसमें से कौन सा आंसर है? देखिए, इस जगह अगर आपका 96 के कुछ भी आता है एक्स वाई जेड, अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करने हैं वो आपको याद रखना है। मैं इधर हल लिख देता हूँ। तो अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करने हैं भाई, देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करने हैं। देखिए पहले तो हम 96 है, तो 96 को लिखेंगे इक्वल टू, इसमें 2 का डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? ये 2 का डिवाइड देने पर ये जाएगा 4, और इधर एक हासिल हो जाएगी, ये कितना? 48। अब इसको भी तोड़ेंगे, 2 इंटू 2, ये कितनी बार जाएगा भाई? 24 बार। ठीक है, इसको तोड़ेंगे, 2 इंटू 2 इंटू, ये 2 का डिवाइड इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा? ये 12 बार। ठीक है, फिर मैं इसको तोड़ूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से 2 का इसमें डिवाइड दूंगा कितनी बार जाएगा? 6 टाइम्स। और फिर मैं करूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और इसका करूंगा मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 3। तो देखिए मेरे पे क्या आ गया? 1 2 3 4 5। तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? इधर क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पे क्या आ गया? 2 की पावर 5 इंटू 3, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, मतलब अभाज्य गुणनखंड है, वो क्या आ गया मेरे पे? 2 की पावर 5 इंटू 3। तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी सारी चीजें, मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ। अब 96 की जगह अगर कुछ भी आता है, एक्स वाई जेड कुछ भी आता है, अब आप होमवर्क के लिए मैं आपको दे देता हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, ये नहीं कि आप ऐसे चले जाओ, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप करिए 1024, 1024 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। दूसरा आपको 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है।
और फिर आपको 100 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कम से कम 5 क्वेश्चन तो भाई दूंगा, 5 क्वेश्चन तो मैं आपको कम से कम दूंगा। और एक आपको 9998 इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। और लास्ट वन जो है आपका वो 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं, ये आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप क्वेश्चन कर पाएं और आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए भाई। तो ये आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करिए, इसको करने की कोशिश करिए। ये आ रहा है आपका कि n की पावर 2 माइनस 1 8 से विभाजित है यदि n एक संख्या है, वो n क्या चीज है वो हमको बताना है। क्या n एक पूर्णांक है, क्या n एक प्राकृतिक संख्या है, या विषम पूर्णांक है, या एक समपूर्णांक है। तो देखिए भाई, मैं आपको बताऊं कि अगर 8 से डिवाइड है, तो 8 से डिवाइड अगर कोई चीज है, ये आपको याद रखना है। मैं इधर एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं आपको, एक और कॉन्सेप्ट, ये भी आपको याद रखना है। अगर 8 से विभाजित है तो देखिए इधर नोट करके लिख लीजिए, यदि किसी संख्या को 8 से विभाजित होने के लिए संख्या की अंतिम 3 डिजिट, ठीक है, अंतिम 3 डिजिट 8 से भाग होती हो। अगर किसी संख्या को 8 से डिवाइड होना है, वो चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही हैं, तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब ये 8 लास्ट की 3 डिजिट ही क्यों देखते हैं, तो भाई ये 8 एक्चुअल में है क्या, 8 एक्चुअल में है क्या, 2 की पावर 3 है। 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 8। तो इसीलिए हम 3 डिजिट देखते हैं, क्योंकि 2 की पावर कितनी आ रही है, 3, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने दिया 1 2 3 4 5 और 6, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है, मैं ये पूछूंगा। तो आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगी, पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। तो भाई मैं ये नहीं कह रहा पूरा डिवाइड करो, आप क्या करो कि लास्ट की 3 डिजिट है उनको 8 से डिवाइड करके देख लो, उनको 8 से डिवाइड करके देख लो। अब मैं 8 से इन 3 को डिवाइड करता हूँ, भाई मैंने किया इधर क्या 8 से डिवाइड किया, तो 8 पंजे 40, मतलब ये जो है वो 8 पंजे 40, मतलब 5 उधर चला गया, तो 8 पंजे 40 हो गया, ठीक है। और 5 उधर चले गए, 8 7 56, मतलब क्या है कि लास्ट की 3 डिजिट है जो वो 8 से डिवाइड हो रही हैं, और 8 से अगर ये डिवाइड हो रही हैं तो मैं ये कह सकता हूँ ये पूरी संख्या है जो वो 8 से डिविजिबल होगी, वो क्या है 8 से डिविजिबल होगी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये आप याद कर लीजिए, इसे 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये आप याद कर लीजिए। ऐसे ही सेम देखिए इस क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ, 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता चल गया। ऐसे ही आपको याद रखना है 9 का, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्याओं संख्या संख्याओं के डिजिट का योग योग 3 से भाग होता हो। मतलब कोई भी संख्या आपको दे रखी है, मैं मान के चलता हूँ आपको दे रखा है 1 2, इस तरीके से दे रखा है, मैं मान के चलता हूँ आपको दे रखा है 9 9 1 2, ठीक है, 5 1, इस तरीके से आपको ये दे रखा है, ठीक है। ये उदाहरण है, ये क्या है, उदाहरण है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल है भाई, इसको भी नोट कर लेना कि कोई भी संख्या दे रखी है मेरे को ये पता करना है कि ये 9 से डिवाइड है या नहीं, या ये बोल दो 3 से डिवाइड है या नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब आप डिवाइड देने से बढ़िया आप क्या करिए कि इनका डिजिट का सम करके, डिजिट का योग 3 से भाग्य होता हो, तो 3 से डिवाइड करके देखिए। देखिए मैं 3 से इनको काट सकता हूँ, 9 को काट सकता हूँ, 3 से इसको काट सकता हूँ,
बिल्कुल काट सकता हूँ। क्या मैं 5 और 2 7 और एक 8 और एक 9, मतलब ये पूरी इनका जो सम है, डिजिट का सम है, वो कट रहा है। मतलब कैसे? 9 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1, क्या इनका योग जो आएगा, इनका योग कितना आ रहा है भाई? 18। 18 और 1, 18 और 2 कितने हो जाएंगे? 20, और ये 27, ये 27 आ रहा है। अब इनका भी योग कर लो, मतलब ये कितना आ जाएगा? 2 प्लस 7, ये कितना आ जाएगा? 9। और जब ये 9 आ रहा है इनका डिजिट का योग, तो ये 9 क्या है, इस 9 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ जो ये संख्या मेरे को दी हुई है, वो संख्या 3 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको 9 का डिजिबिलिटी रूल भी याद रखना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि मैं n की वैल्यू क्या रखूं, मतलब n को क्या मानूं। तो भाई अगर मैं मान के चलता हूँ, एक पूर्णांक मान लेता हूँ इसको मैं। एक पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक क्या होते हैं? 1 2 3 4 इस तरीके से होते हैं भाई। अगर मैंने एक वैल्यू रखी इधर, देखिए मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा, ये सही है, मैं इसको क्या करता हूँ, n की वैल्यू रखता हूँ इधर। तो मैंने अगर 1 रखी, मैंने 1 रखी, 1 की पावर 1 होती है। 1 की पावर में अगर 2 लगाऊंगा तो कितनी आएगी? 1 आएगी। और 1 में से 1 को माइनस करूंगा तो मेरे पे क्या आ जाएगा? 0। और 0 में जब 8 का डिवाइड करूंगा तो भाई वो सही हो जाएगा डिवाइड। ठीक है। अच्छा, अगर मैं 1 की पावर 2 है, तो ये मैं 2 मतलब 2 की पावर अगर 2 करता हूँ 4 आता है, और -1 है, -1 है, मेरे 2 रख के देख रहा हूँ मैं इसको, आंसर को मानने के लिए 2 रख के देख रहा हूँ भाई मैं इधर। 2 रख के देखूंगा कितना आ जाएगा? 3। और 3 में क्या 8 का डिवाइड हो सकता है? तो आप बोलोगे नहीं। 3 में 8 का डिवाइड हो सकता है? आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, 2 को रख के देखा इधर, और 2 को रख के देखा तो 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3, और 3 में जब 8 का डिवाइड करूंगा तो भाई वो डिवाइड नहीं होगा 8 से। तो मेरा जो पहला ऑप्शन है वो तो भाई हट गया। मैं दूसरा देखता हूँ, एक प्राकृतिक संख्या होती है, मैं 1 2 3 4, तो मैं 3 रख के देख लेता हूँ। जब मैं 3 रख के देखूंगा तो 9 हो जाएगा। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 9 -1, और ये कितना आ जाएगा? 8। तो ये डिवाइड हो रहा है 8 से। अगर मैं 2 रख के देखूंगा, जब 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 -1 इक्वल टू 3। तो 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। तो भाई मेरे पे ये भी आंसर नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ एक विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, so on, इस तरीके से। तो अगर मैं क्या करता हूँ, देखिए भाई ये समझ में आ रहा है मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं 1 रखता हूँ, तो 1 रखा, तो 1 की पावर कितना भी हो 1 आता है, 1 को माइनस करूंगा 0 आएगा, और 0 में जब किसी का डिवाइड दूंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक उसका मतलब आंसर आ जाएगा, मतलब वो डिवाइड हो सकता है। अब 3, अगर मैंने 3 माना तो 9 आ जाएगा, 9 में से 1 माइनस करूंगा कितना आएगा? 8, और 8 में 8 का डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1। अगर मैं 5 रख के देखता हूँ, तो 5 की पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 25। 25 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पे कितना आ जाएगा? 24, और 24 में 8 का डिवाइड करूंगा तो भाई मेरे पे कितना आ जाएगा? 3। तो मतलब ये डिवाइड हो रहा है। और देख लेता हूँ भाई, मैं 9 करके देखता हूँ भाई। अब मैं, आपको लग रहा हो 9 सर 9 पे नहीं होगा, पर मैं 9 करके देखता हूँ। 9 की पावर 2 कितना हो जाएगा भाई? 81। 81 में 1 माइनस करूंगा तो 80 आ जाएगा। 80 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, और ये भाई डिजिबल हो रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर, राइट आंसर क्या होने वाला है भाई? इसका राइट आंसर होने वाला है एक विषम पूर्णांक। तो n की जो यहाँ पर वैल्यू होगी, जो n होगा वो क्या होगा भाई? आपका एक विषम पूर्णांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि विषम पूर्णांक अगर मैं कुछ भी लेकर चलता हूँ इधर n की वैल्यू, तो वो 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, HCF जो है इनटू LCM इनके बराबर होता है। तो देखिए ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मतलब इसके बराबर हमको निकालना है कि क्या आएगा किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांक के लिए। तो ये मैं ऑलरेडी आपको लिखा चुका हूँ कि किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF और LCM का प्रोडक्ट उन संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यहाँ से ही अगर मैं बात करूं कि अगर आपसे एलसीएम पूछे, तो एलसीएम किस तरीके से निकालोगे भाई? एलसीएम किस तरीके से निकालोगे कि उन दोनों संख्याओं का मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट उन संख्याओं के एचसीएफ को डिवाइड कर कर इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, ये पॉइंट आप लिख लीजिए। अगर मैं अगर मैं एचसीएफ की बात करूंगा तो किस तरीके से निकालोगे? तो एचसीएफ किस तरीके से निकलेगा भाई? दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट करोगे और डिवाइड कर से कर दोगे, एलसीएम से कर दोगे। तो ये भी इसका निकालने का तरीका है। अब सेम अगर मैं इसकी बात करता हूँ इस वाले क्वेश्चन की, तो भाई ये कैसा हो जाएगा? इसका राइट जो आंसर होगा, देखिए HCF
इंटू एलसीएम, इनका प्रोडक्ट क्या होगा मेरे पे, ए बी। तो ए बी इसका राइट आंसर है, तो ए बी इसका राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यदि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इतना दे रखा है मेरे पे, मतलब इनका प्रोडक्ट दे रखा है ए इंटू बी, जो मेरे पे दे रखा है 2166, ठीक है, उसका मासापा, मतलब इसका एचसीएफ जो मेरे को दे रखा है वो कितना है 19, और एलसीएम मेरे को निकालना है, तो उनका एलसीएम निकाल लेंगे भाई। तो मेरे पास सीधे सीधे एक वो है मेरे पे, क्या है, मैं क्या लगाऊंगा, एच सी एफ इंटू एलसीएम और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। ये क्या है मेरे पे, कॉन्सेप्ट है, ये मेरे को सर ने बता रखा है। सेम मैं चीज पुट करूंगा यहाँ पर, मेरे पे क्या है भाई 19, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये क्या आ जाएगा मेरे पे 19, और मेरे को एलसीएम निकालना है इंटू दोनों संख्या का प्रोडक्ट मेरे पे 2166 दे रखा है, कितना दे रखा है 2166। अब मैं एलसीएम निकालूंगा, तो एलसीएम निकालने के लिए 2166 डिवाइड बाय 19, भाई कटेगा कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल कटेगा, तो चलिए काट के देख लेते हैं। तो 19 एकम 19, ये हो गया, और ये उधर जाएगा, तो ये 19 एकम 19, फिर एक और बार 19 से कटेगा, और ये 19 एकम 19, 19 38, उनको 38, ये 4 बार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 114 बार ये कट जाएगा भाई आपका प्रॉपर। कैसे पता करोगे 114 बार, इसकी लास्ट यूनिट डिजिट देख लीजिए क्या है 4, इसकी कितनी है 9, तो 9 को जब आप मतलब 19 को जब 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, बताइए भाई कितना आ जाएगा, बताओ भाई कितना आएगा। तो अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, तो 36 में 6 आ रहा है, मतलब ये डिजिट कटेगी 100%। ये यूनिट डिजिट वाला मेथड है, तो आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए, तो ये आपको दिया गया है, अगर 65 और 117 के एचसीएफ इतने के रूप में व्यक्त किया जाए तो एम का मान क्या होगा, मतलब 65 और 117 के एचसीएफ को इस तरीके से व्यक्त करते हैं तो उनको, तो उसमें पूछा गया है कि एम की वैल्यू क्या होगी। तो भाई मेरे पे सीधे सीधे इसका सॉल्यूशन है, वो देखिए क्या है, किस तरीके से होगा उसको देख लीजिए। अगर मैं 65 और 117 का एचसीएफ निकालता हूँ और उस एचसीएफ को मैं इसके बराबर रख देता हूँ, तो मेरे पे क्या चीज निकल कर आ जाएगी, एम की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं सेम निकालूंगा इसका, ये कितने से जाएगा 5 से, 5 से कितनी बार जाएगा 1, और आपका इधर एक हासिल 3। ठीक है, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, ये कितने से जाएगा भाई 3 से, 3 से कितनी बार जाएगा, ये 3 आपका, और ये 2 9, और कर लेता हूँ इसको मैं 3 × 3 × 13। अब आप इधर देखिए, एचसीएफ निकालने के लिए भाई मैं क्या करता हूँ, दोनों का कॉमन पॉइंट और उनकी मिनिमम पावर, तो इसकी 1 पावर है, इसकी 1 पावर है, इसकी कितनी पावर हो जाएगी, अगर मैं इसको करता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 13, तो इसकी 1 पावर है, तो दोनों में कॉमन क्या चीज है भाई, दोनों में कॉमन क्या है 13, और 13 की मिनिमम पावर क्या है मेरे पास 1, तो 13 की पावर 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और मैं एचसीएफ को अगर मैं 13 को इसके बराबर रख दूंगा 65m-117, तो क्या होगा, इसकी एम की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, इसको मैं इधर भेजूंगा तो ये कितना हो जाएगा 130 इक्वल टू 65m। ठीक है, इसको मैं थोड़ा पलट लूंगा, 65m इक्वल टू 130, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 डिवाइड बाई 65, तो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 65 से कितनी बार जाएगा भाई ये 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कितना है 2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका क्या है राइट आंसर। मैंने क्या किया है इसमें, क्या बोला है कि इन दोनों के जो एचसीएफ है उसको आपको इसके बराबर रखना है, के रूप में व्यक्त की, मतलब व्यक्त किया गया है, किया जाए तो m का मान क्या होगा, तो m का मान निकालने के लिए मेरे को दोनों के एचसीएफ निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को मैं इसके बराबर रखूंगा, यहाँ से मैं m की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, लास्ट है, लास्ट वन है, ये क्या लास्ट क्वेश्चन है इसका सीरीज का। तो एक सहअभाज्य संख्या कौन सी है इसमें से, तो देखिए सहअभाज्य संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं, संख्या जिनका एचसीएफ
1 होता है। जिनका एचसीएफ अगर 1 आ गया तो वो संख्या क्या होंगी, हमारी सहभाज्य संख्या होंगी, इंग्लिश में से कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब देखिए इसका एचसीएफ निकालिए। इसका एचसीएफ अगर मैं निकालूंगा तो देखिए इसमें क्या है कि 1 इंटू 7 इंटू 2 का मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसकी बात करूंगा तो ये भी ऐसे ही आएगा 5 इंटू 7। ठीक है, तो देखिए एक तो इनका 1 भी मल्टीपल आ रहा है और एक 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, तो ये नहीं होगी सहभाज्य संख्या। अगर इनका मैं क्या करूंगा, एचसीएफ निकालूंगा तो भाई नहीं होगा मेरे पर। क्यों? क्योंकि मेरे पे एक 7 भी कॉमन आ रहा है और 5 भी, एक भी कॉमन आ रहा है। बात करता हूं मैं ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 की, तो इसकी निकाल के देखता हूँ। तो ये 25 है, मतलब ये 5 इंटू 5 हो जाएगा। और इसकी बात करता हूँ 18 की, तो ये 9 सॉरी, ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा 18। ये हो जाएगा 2 की पावर, वो 3 की पावर 2 इंटू 2। तो देखिए 2 हो गई। तो अब देखिए इन दोनों में कुछ भी चीज कॉमन नहीं आ रही सिर्फ 1 के अलावा। दोनों में कुछ भी चीज कॉमन नहीं आ रही सिर्फ 1 के अलावा, और 1 ही इसका क्या है, एचसीएफ। और जिसका एचसीएफ 1 होता है वो संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, मतलब 18, 25। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अभी तक मैंने जितना भी चीजें कराई हैं यहाँ पर, इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, जो टेलीग्राम ग्रुप है आप ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ हम वहीं पर डलवाएंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जैसे ही क्लास का नोटिफिकेशन आता है ऐसी पीडीएफ भी आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आई होप आपको क्लास समझ में आई हो, क्लास समझ में आई हो, और जो कि मैंने होमवर्क दिया वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपको कराएंगे पॉलिनोमियल, मतलब क्लास 10 मैथ का चैप्टर है, दूसरा नंबर चैप्टर है। ठीक है, जिसका नाम है बहुपद। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।